Okay. Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी बात। Okay. Um, First of all, thank you so much, Zanan Graphics, for giving us this opportunity to teach something to the nation. First of all, let me introduce myself. मेरा नाम साबिरुल्लाह है, and I'm doing my BS English from Namal University, National University of Modern Languages, Islamabad. And currently, I'm registered with the Stanford University, California, for the Diploma of Writing and Science, and then University of Michigan, USA, for the Diploma of Writing and Editing, and I'm the head of Zanan Graphics Content Writing Department. बचपन से is my voice clear? Yes, sir. Okay. बचपन से सिंस क्लास 2 फिर अभी मास्टर लेवल तक बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो मास्टर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं. वी आर ऑल इन सर्च ऑफ सच सिस्टम कि हमें कोई ऐसी तरीका मिल जाए जिससे हम कुछ पढ़ें, उस तरीके को हम फॉलो करें और हम पढ़ें और फिर कभी ना भूलें, या भूलें भी तो बहुत सालों बाद हम भूलें. लेकिन हमें ऐसा तरीका नहीं मिल रहा. तो मास्टर तक इसी प्रॉब्लम्स को मैं भी फेस करता रहा कि मैं याद करता था और भूल जाता था, याद करता था और भूल जाता था. फिर मेरी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होती थी. हम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी नेशन की यही एक मसला है कि हम सिर्फ रटा लगाते हैं, हम क्रैम करते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता. क्यों क्लियर नहीं होता? बिकॉज हमारे साथ एक स्टडी सिस्टम नहीं है. तो हमारा यही प्रोसीजर होता है कि हम बैठ जाते हैं, कॉपी खोल लेते हैं या बुक खोल लेते हैं और रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं. जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट होता है वो हाईलाइटिंग करता है या अंडरलाइनिंग करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना है और कैसे नहीं करना. सो इंशाल्लाह टुडे मैं आपको स्टडी सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करोगे इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट. दूसरी बात यह है कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है. हम सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, पाकिस्तान, इंडिया. Is it clear now? Is my voice clear? यस सर, आ रही है अब आपकी आवाज आ रही Okay. Study system refers to the learning strategies or process used to access information from reading. Study system learning की ऐसी strategies को follow करना जिसके जरिए हम reading से information हासिल करें. ये नहीं कि reading से हम information पढ़ लें, पढ़ना नहीं है, हासिल करना. Second, study system focuses your attention on certain parts of a textbook or chapter where the most important information is contained. Study system आपको ये सिखाता है कि किताब में से या चैप्टर में से मैंने क्या पढ़ना है और अप्रोप्रिएट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ पर मिलेगा और कितनी मिकदार में मैंने पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टॉपिक एंड द टॉपिक इज नाउन. नाउन पे हजारों किताबें लिखी हैं, लेकिन ये स्टडी सिस्टम होगा जो आपको पढ़ाएगा कि नाउन के बारे में आपको क्या चाहिए और आपने क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है. स्टडी सिस्टम आपको ये पढ़ाता है. एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी सिस्टम अप्रोच टू लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स. किताब उठा के, आर्टिकल उठा के, रिपोर्ट्स उठा के सिर्फ पढ़ना नहीं है. ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, एक सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टमैटिक तरीकों को, स्ट्रेटजीज को फॉलो करके पढ़ना. दिस इज कॉल्ड स्टडी सिस्टम. Study system is to determine whether, to what extent, and how automatic data processing equipment should be used. कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये आपको पढ़ाएगा स्टडी सिस्टम. जब आपको ये मालूम नहीं है कि मैंने कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो फिर जो आप किताब पढ़ रहे हैं ये फजूल में पढ़ रहे हैं. The last one, that study system is the analysis of the existing material, knowledge, and the design of the new ideas. आपके साथ पहले से जो मटेरियल्स मौजूद हैं, जो नॉलेज मौजूद है, उसको आप पढ़ लें, उसकी एनालिसिस करें और नई आइडियाज को जनरेट करें. क्रैम करना, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किसी तक हम क्रैम करते हैं, हम रट्टा लगाते हैं. दिस इज नॉट स्टडी. ये स्टडी नहीं है. स्टडी वो होती है जब आप पहले से मौजूदा मटेरियल्स को पढ़ लें और अपनी आइडिया जनरेट करें. दिस इज कॉल्ड स्टडी. अब मैं जो स्टडी सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, जो फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उससे पहले आपको अपने आप से 2 सवाल करने चाहिए. मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? एम आई अ प्रोएक्टिव स्टूडेंट और एम आई अ रिएक्टिव स्टूडेंट? नाम सुनते ही आप सबके जहन में शायद ये आ गया होगा कि रिएक्टिव स्टूडेंट बेहतर होगा. व्हाई? बिकॉज रिएक्शन से निकला है. जैसे स्टूडेंट को रिएक्शन मिलती है तो वो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, तो ही इज अ बेस्ट स्टूडेंट. क्लास में जब जैसे ही टीचर क्वेश्चन एराइज करता है वो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा सर मुझे इसका आंसर आता है, तो ही इज द बेस्ट. अब प्रोएक्टिव स्टूडेंट कौन होता है और रिएक्टिव कौन होता है? लेट मी एक्सप्लेन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम. प्रोएक्टिव स्टूडेंट डज नॉट गिव अप ऑन डिफिकल्ट टास्क्स. जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो इजीली हार नहीं मानता.
हमारी जो कौम है वो हार बहुत जल्दी मानती है. Proactive people take initiative and accept responsibility for what happens to them. जो proactive student होता है वो इनिशिएटिव लेता है, वो कदम लेता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है and accept responsibility for what happens to them. और उसके साथ जो भी होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है कि ये मेरी वजह से, हमेशा एक्सेप्ट करता है, उसमें कभी इनकार नहीं होता. यार ये अपॉर्चुनिटीज हैं, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट. Proactive means accepting responsibility for your own success or failure. Proactive student जब कामयाब होता है तो उस कामयाबी का एहसास वो अपने सर लेता है कि ये मेरी अपनी मेहनत की बदौलत मैं कामयाब हुआ. जब नाकाम होता है तब भी वो अपने ऊपर ये इल्जाम लगाता है, ये मेरी नाकामी थी, मैंने नहीं पढ़ा था इसलिए मैं नाकाम हो गया. Being a proactive means the most important, listen me very carefully. Being a proactive means being in control of how you feel. आप कैसा फील करते हो, what you think, क्या सोचते हो, and what you do, और क्या करते हो. जब ये तीन चीजें आपके कंट्रोल में होती है, your feelings, your thoughts and your actions, then you are a proactive student. Proactive means choosing your actions, accepting the consequences and modifying your behavior as needed to achieve success. जो actions है वो actions को choose करता है, फिर जैसे भी हालात बुरे हैं या अच्छे हैं वो उसे accept करता है और उस हालात को मद्देनजर रखते हुए he modifies his behavior. वो अपने behavior में changes लाता है. कहाँ पर कौन से behavior की जरूरत मुझे है तो वो वही behavior adopt करता है. कामयाबी तक पहुंचने के लिए वो अपनी behaviors को change करता है. Proactive zone means doing things out of your comfort zone. वो comfort zone से बाहर निकल के काम करता है, बाहर निकल के वो जहाँ पर उसे सुकून मिलता है, वो उसे आराम मिलता है ना, वो जगह छोड़ जाता है, लेकिन कहता है कि नहीं मुझे अपनी गोल तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए मुझे जितनी भी तूफानों का सामना करना पड़े. आई हैव टू डू दैट. मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्लाइड. उसके मुकाबले में हमारे पास है रिएक्टिव स्टूडेंट. अब रिएक्टिव कौन होता है? रिएक्टिव पीपल लाइक इनिशिएटिव इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी. वो इनिशिएटिव को पसंद करता है, अपॉर्चुनिटीज को पसंद करता है और इंस्टेड ऑफ टेकिंग, लेकिन वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता. प्रोएक्टिव स्टूडेंट क्या करता है? वो इनिशिएटिव लेता है और रिएक्टिव स्टूडेंट इनिशिएटिव पसंद करता है. प्रोएक्टिव स्टूडेंट अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज तलाश करता है. रिएक्टिव स्टूडेंट वो चाहता है कि मुझे लोग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें. रिएक्टिव स्टूडेंट ब्लेम अदर पीपल और आउटसाइड इवन फॉर व्हाट हैपेंस टू देम. जो रिएक्टिव स्टूडेंट होता है वो एक्सटर्नल फीचर्स को ब्लेम करता है. ये मेरे टीचर्स की वजह से मैं फेल हो गया, सेकंड टीचर ने सही नहीं की थी, अनजस्टिस किया सर ने, वो सर मेरे साथ जरा पर्सनल हुआ इसलिए मेरी मार्क्स कम आ गई. वो इस तरह के लाइम एक्सक्यूजेस पेश करता है रिएक्टिव स्टूडेंट. रिएक्टिव स्टूडेंट्स आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड. रिएक्टिव स्टूडेंट्स एक्सट्रिंसिकली, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होती है. एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. अब अगर आप देख लें तो हमारे पास मोटिवेशन बहुत पीक पे है. कासिम शाह, कासिम अली शाह, संदीप महेश एक्सेट्रा बहुत है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. अपने गोल को पाने के लिए यू आर नॉट सपोज टू एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड. मोटिवेशन स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं होगी आपको. जो आपकी इनर वॉइस है, इनर वॉइस वो आपको कामयाबी तक लेके जाएगी. लेकिन रिएक्टिव स्टूडेंट वो बाहर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट होते हैं. टीचर उनको मोटिवेट करता है, पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं, वो खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करता. बिकॉज दे एक्सपेक्ट अदर्स टू मोटिवेट. वो दूसरों को से तवक्को रखता है कि मुझे मोटिवेट किया जाए, मोटिवेट करेंगे ये. अब अगर आप रिएक्टिव है तो काइंडली यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू चेंज योर नेचर एंड यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. बिकॉज रिएक्टिव स्टूडेंट्स के लिए ये फार्मूला बिल्कुल नहीं है, ये फार्मूला उन पे अप्लाई नहीं होगा, वो स्टडी नहीं कर सकेंगे. सो फॉर दिस फार्मूला व्हिच आई एम गोना शेयर विद यू, यू मस्ट बी अ प्रोएक्टिव फॉर दैट. नेक्स्ट स्लाइड मैडम. अब अगर इसके बाद आपने अपना नेचर चेंज करने का फैसला कर लिया, अगर आप रिएक्टिव हैं, तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं परमानेंटली कुछ सीख लूं, जल्दी कुछ सीख लूं और फिर उसे ना भूलूं और एग्जाम में हाई स्कोर हासिल कर सकूं, फिर मैं आपको जो फार्मूला सिखाने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, टीच करने जा रहा हूं ना, आप जब आप वो फॉलो करोगे देन यू विल स्कोर, देन यू विल रॉक. नेक्स्ट स्लाइड मैडम प्लीज. द फार्मूला इज SQ3R स्टडी सिस्टम. SQ3R स्टडी सिस्टम. ये फार्मूला 1941 में एक इंग्लिश लेक्चरर था फ्रांसिस पी रॉबिन्सन, उसने ये फार्मूला पेश किया था SQ3R स्टडी सिस्टम. गोरे ने SQ3R स्टडी सिस्टम को फॉलो किया तो गोरा चांद पे पहुंच गया. और हम पाकिस्तानी, हम सब कॉन्टिनेंट्स वाले शॉर्टकट की तलाश में, इसलिए हम सिर्फ जीपीए की स्ट्रगल में होते हैं कि मैंने सिर्फ जीपीए में मेरी अच्छी आनी चाहिए. तो यू हैव टू फॉलो द SQ3R स्टडी सिस्टम. इट इज नॉट शॉर्टकट नहीं है. पहले 2 वीक्स इस फार्मूले को फॉलो करने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल सामने आएगी, बिकॉज डिफिकल्ट. अपने नेचर को चेंज करना, 12 साल से 15 साल से आप जिस फार्मूले को अडॉप्ट करते आ रहे हैं उसको चेंज करना होगा. SQ3R स्टडी सिस्टम को फॉलो करना इतनी आसान नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स यू विल एंजॉय स्टडी. इतना मजा आएगा आपको कि किताब से उड़ने का फिर आपको दिल भी नहीं कर रहा होगा. तो studying with SQ3R system guides your reading so that you can find the information you need to complete assignments and prepares for tests and exams.
Study with SQM3R system needs different markers, highlighters and sticky notes. SQM3R study system को जब आप फॉलो करोगे तो आपके साथ 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए. The first one is markers, different colors, highlighter and sticky notes. अब SQM3R study system है क्या? S stand for survey, Q stand for questions, R stand for read, R stand for recite and the last R stands for review. सर्वे पहले आपने सर्वे करनी होगी, फिर क्वेश्चंस, फिर रिसाइट, फिर रिव्यू. अब सर्वे कैसी करनी है, क्यों करनी है और है क्या, क्वेश्चंस कैसे करनी है और पर्पस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल. नेक्स्ट स्लाइड मैडम प्लीज. सर्वे. सर्वे मींस टू टेक अ प्रीव्यू और ओवरव्यू. प्रीव्यू, व्यू का मतलब क्या है, देखना, एंड प्री मींस बिफोर. सो जो आप सीखने जा रहे हैं, जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, उसको आप पहले एक नजर पड़ोगे, ओवरव्यू करोगे, उसका समरी जैसे आप कह सकते हैं. यू कैन डू इट ओनली वंस. सर्वे सिर्फ आपको एक बार ही करनी पड़ी, एक बार. यू कैन सर्वे अ चैप्टर इन 10 मिनट्स इजीली ओनली. पूरा चैप्टर आप सिर्फ 10 मिनट में सर्वे कर सकते हैं. अब सर्वे क्यों करनी चाहिए, सर्वे क्यों करनी चाहिए? टेक अ क्विक सर्वे ऑफ अ बुक, चैप्टर और टॉपिक टू सी व्हाट इट कवर्स. बुक उठाओगे आप या चैप्टर और उसमें आप देखोगे कि ये क्या क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या है इस बुक में, व्हाट इस बुक में क्या कंसिस्ट है. सेकंड इज सर्वे विल हेल्प यू डिटरमाइन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो. आपको क्या आता है और क्या नहीं आता आपको पता चल जाएगा. स्टडी करने से पहले पूरे चैप्टर का या पूरी टॉपिक आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता. तो फिर आप इनकरेज हो जाओगे. कैसे? जो आपको आएगा वो आप स्किप करोगे कि तो मुझे पहले से ही आता है, जो आपको नहीं आएगा आप उस पर फोकस करोगे. तो एक अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल गई. क्वेश्चंस विल अराइज इन योर माइंड व्हाइल डूइंग सर्वे. आपके जहन में क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे जब आप सर्वे करोगे, और उसी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज होंगे वो आप एक जो बुक के या नोटबुक के साइड में स्पेस होती है उस पे आप लिखोगे वो सारी क्वेश्चंस. उस क्वेश्चंस का फायदा क्या होगा? These questions will give you a good idea of what the chapter covers and what you have to read. इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर्स क्या कवर करता है, मुझे क्या आता है और मुझे क्या पढ़ना है. आपको पहले पता. तो आप जरा, इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मुझे ये तो मुझे पहले से ही आता है. अच्छा, तो मुझे सिर्फ इतना रहता है, चलो मैं इसे स्टडी कर लेता हूँ. तो इंसान इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो जाता है. सही है. तो ये सर्वे की बेनिफिट्स थे. अब सर्वे कैसी करनी है, लेट अस एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्लाइड मैडम प्लीज. हाउ टू डू सर्वे. सर्वे कैसे करनी है? रीड एंड स्टडी द टाइटल पेज. जैसे ही आप किताब को खोलोगे और जो चैप्टर आप स्टडी करने जा रहे हो, या जो टॉपिक, अगर चैप्टर नहीं है सब टॉपिक है चैप्टर का, वो आप स्टडी करने जा रहे हो, तो क्या करना होगा आपने? जो टाइटल है उसका, हेडिंग है, मेन हेडिंग, वो आपने रीड करना होगा, स्टडी करना होगा उसे. रीड द डिस्क्रिप्शंस. तो जो डिस्क्रिप्शन उसके नीचे गिवन होगा कि द चैप्टर कवर्स दिस. इफ यू रिमेंबर 8 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बुक्स में, जैसे ही फॉर एग्जांपल सेल्स एंड इट फंक्शंस, फिर उसके नीचे एक छोटा सा ब्लॉक होता है, उसमें कवर, उसमें लिखा होता है कि द चैप्टर कवर्स दीस फॉलोइंग टॉपिक्स. तो ये है सर्वे. तो आपने वो पढ़ना होगा. मैडम प्लीज. ओके, गो थ्रू डायग्राम्स एंड टेबल्स. आपने डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया, टाइटल को पढ़ लिया, अब जो डायग्राम्स है उसमें, टेबल्स है उसमें, वो आपने देखने होंगे. गौर से देखेंगे डायग्राम्स में क्या है, वो आपने देखने होंगे. गौर से देखेंगे डायग्राम्स में क्या है, टेबल्स में क्या है. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डायग्राम्स में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेबल्स में होता है. तो इस आपका टाइम भी वो आपका सेव होगा और आप जल्दी भी सीखोगे. ये तो हो गया एक पूरे चैप्टर का सर्वे. अब एक टॉपिक का कैसे करोगे? रीड द हेडिंग्स. हेडिंग्स आपने रीड करने होंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, हेडिंग्स. फिर बोल्ड, जो बोल्ड लेटर्स होंगे वो, इटैलिक्स वो क्या है वो आपने पढ़ने होंगे. वर्ड्स, इटैलिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. अच्छा, हेडिंग्स एंड बोल्ड एंड इटैलिक्स वर्ड्स एंड सेंटेंस का फायदा क्या है? मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किताब कोई भी किताब आप उठाएं, उसमें जो हेडिंग्स होंगे, जो बोल्ड लेटर्स होंगे एंड जो इटैलिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुक में वही होता है. बाकी तो इज़मार होता है, प्रपोजिशंस होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में मेंशन होता है. तो बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को आपने पढ़ने हैं. रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ एनी टॉपिक. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका फर्स्ट पैराग्राफ और उसका लास्ट पैराग्राफ आपने पहले पढ़ना है. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक होता है, वो इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक. फिर लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है? कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक. इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है वो पहले पैराग्राफ में पढ़ोगे. अब जब आपने सारा खत्म किया तो अब इसमें आपने क्या पढ़ा वो दोबारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ में होता है, लास्ट पैराग्राफ में. पैराग्राफ समराइजेस द हेडिंग्स. पैराग्राफ हेडिंग्स को समराइज करता है. एंड
पैराग्राफ समराइजेस द हेडिंग्स, रीड एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा अच्छा मैंने किताब में ये पढ़ना है, मैंने टॉपिक में ये पढ़ना है। तो फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर को तलाश करने की कोशिश करोगे। हम क्वेश्चंस को छोड़ते हैं और पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं। तो फिर हम दोबारा जब क्वेश्चंस रीड करते हैं दोबारा चैप्टर की टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि यार मैंने तो इसकी आंसर्स तलाश करने हैं। कंप्लीटली गलत, टाइम भी वेस्ट हो गया और हमने जो पढ़ा वो भी वेस्ट। तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, तो फिर आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे कि अच्छा मैंने इन क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स तलाश करने हैं। तो फिर आप जाइए टॉपिक पे और उस टॉपिक को पढ़ें और आपको वहां पर क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। और पैराग्राफ की जो फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट मैडम प्लीज। जब आपने सर्वे कर लिया, अब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे और उसमें होगा क्वेश्चंस, क्वेश्चनिंग। टर्न ईच हेडिंग इनटू अ क्वेश्चन। एक एक हेडिंग को आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा। एक एक हेडिंग को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा, या बोल्ड जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस या जो इटैलिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है उसको आप हेडिंग में क्वेश्चंस में कन्वर्ट करो। इसकी फायदा क्या है? इट इंप्रूव्स योर कंसंट्रेशन टू फाइंड द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च करने में आपकी हेल्प करेगी ये क्वेश्चंस। टेल्स यू व्हाई यू हैव टू रीड फर्दर। जब आपके जहन में क्वेश्चंस नहीं होंगे तो आप एमलेसली पढ़ोगे, कोई मकसद नहीं होगा, सिर्फ ये मतलब यार मैंने ये टॉपिक कवर ना करना है बस। लेकिन जब आपके जहन में क्वेश्चंस होंगे तो आपने जहन में ये मकसद होगा कि मैंने क्यों पढ़ना है आगे। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू फाइंड आंसर ऑफ दीस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु आस्क्स क्वेश्चंस, अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं व्हाइल इन द क्लास। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नहीं करते। अगर मैं पूछूंगा तो ये सब हंसेंगे मुझ पे, टीचर मुझ पे हंसेगा। ये मेरी एक सेंटेंस अपने कलेजे पर लिख ले कि अ पर्सन हु आस्क्स क्वेश्चंस remains fool for a minute and a person who does not ask questions remains fools forever। जो इंसान क्वेश्चंस पूछता है वो एक मिनट के लिए बेवकूफ होता है। सब उस पे हंस लेंगे, सब उसे बेवकूफ कहेंगे, वो एक मिनट के लिए बेवकूफ हो गया, उसने सीख लिया। सो ही विल नॉट बी अ फूल फॉरएवर। और जो जिसने इस डर की वजह से नहीं पूछा कि ये लोग मुझ पे हंसेंगे, स्टूडेंट्स मुझ पे हंसेंगे, वो हमेशा के लिए बेवकूफ ही रहा। अब जब क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भी मालूम हो गई कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी क्वेश्चंस, तो अब आपने क्वेश्चंस किस तरह बनाने हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैडम प्लीज। हाउ कैन यू मेक क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस किस तरह बनाने। फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन, ये एक हेडिंग है। हेडिंग के नीचे फिर है लेट सपोज ये है, इसकी डिटेल है ये कंसंट्रेशन मींस डायरेक्शन ऑफ अटेंशन टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। आपकी अटेंशन की जो डायरेक्शंस है, आपकी थॉट्स, आपकी सोच, आपकी मेमोरी, आपकी ब्रेन, आपकी माइंड की जो डायरेक्शंस है वो एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ हो, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। सही है। कंसंट्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। एवरी स्टूडेंट वांट्स टू इंप्रूव हिज और हर कंसंट्रेशन। हर एक स्टूडेंट चाहता है या चाहती है कि मैं अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करूं। अब एक ये हेडिंग है, फिर हेडिंग के नीचे उसकी डिटेल। अब मैंने इसको क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है क्या। एक क्वेश्चन राइज हुआ, व्हाई इज कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है। हाउ कैन आई इंप्रूव कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। अब आपने हेडिंग पढ़ा, हेडिंग के नीचे फिर आपने वो जो डिस्क्रिप्शन था उस हेडिंग का वो आपने पढ़ी, आपने क्वेश्चंस बना लिए। अब इस क्वेश्चंस का फायदा क्या है जरा गौर से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स यू टू रीड फॉर अ डेफिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन की वजह से आपके जहन में क्या होगा कि अच्छा मुझे तो डेफिनेशन नहीं आ रहा, तो मैंने डेफिनेशन भी कवर करना है। सही है। जब अगर आपने क्वेश्चंस बना लिया व्हाट इज कंसंट्रेशन, सही है, आपने और आपको ये जहन क्वेश्चन ये आंसर आपको पहले से ही आता है, तो आप से एक सवाल का बोझ कम हो गया क्यों आपको पहले से ही आता है। तो आप यू विल स्विच टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, व्हाई इज कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट। स्टिमुलेट्स यू टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। ये आपको मोटिवेट करती है कि कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है। तो आप जब इसको पढ़ोगे ना तो इस टॉपिक को, तो आप किस वैल्यू यू विल बी अ क्रिटिकल थिंकर इन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसंट्रेशन। फिर हाउ कैन आई इंप्रूव, मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन कॉल्स फॉर वेज एंड टेक्निक्स टू इंप्रूव कंसंट्रेशन। फिर आपने उसमें से वो मेथड्स और वो टेक्निक्स आपने फॉलो करोगे तो यू विल कवर आप अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकोगे। फिर अच्छा आपने सर्वे कर लिया, आपको पता चल गया कि मैंने क्या क्या पढ़ना है, मैंने क्या क्या कवर करना है। फिर आपने क्वेश्चंस भी बना लिए कि और आपको पता चल गया कि इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे पहले से आते हैं और इसके मैंने फाइंड करना है। अब आपने स्टार्ट करना है रीडिंग। एस क्यू 3R का जो पहला आर है वो इट स्टैंड्स फॉर रीड एक्टिवली। अब रीडिंग कैसे कहते हैं। रीडिंग मीन्स ट्राइंग टू अप्लाई माइंड
with all its critical skills to find the main idea is called critical, is called reading. अपनी माइंड को क्रिटिकल बना के अप्लाई करना किसी भी टॉपिक पे कि उसकी मेन आइडिया को फाइंड करना, मेन आइडिया को, दिस इज कॉल्ड रीडिंग एक्टिवली. अब किस तरह आपने एक्टिवली रीड करना है, हाउ? फर्स्ट इन फॉर द मीनिंग्स. अब अक्सर मसला ये होता है कि हम जब रीडिंग करते हैं तो हमें डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं मिलते हैं, तो जिसकी मीनिंग हमको नहीं आती तो हम ऐसे कर लेते हैं कि डायरेक्ट मोबाइल उठाते हैं और मीनिंग लिख लेते हैं. फिर जब दोबारा हम रीड करते हैं लेट सपोज एक वीक बाद, तो फिर हमसे वही मीनिंग दोबारा हम भूल जाते हैं. क्यों ऐसा होता है? हमारी टेक्निक ही गलत है. पहले फर्स्ट इन फॉर द मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स. खुद ही सोच लो कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है. सही है, आपने इन्फर कर दिया, आपने गेस कर लिया, आपको नहीं आ रहा, ठीक है. जब नहीं आ रहा देन यू कैन सर्च इन द डिक्शनरी. पहले आप खुद सोच लो सेंटेंस उस वर्ड के आगे क्या है और पीछे क्या है, उस पर सोच लो, आपको मीनिंग मिल जाएगी. नहीं मिली देन सर्च इन द डिक्शनरी. फिर जब आपने सारी डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग लिख लिए, दोबारा आप स्टार्ट कर लें. दोबारा पैराग्राफ आपने कवर कर लिया, उसमें तकरीबन 5 डिफिकल्ट वर्ड्स थे, मीनिंग्स आपने लिख लिए. दोबारा सिरे से स्टार्ट से पैराग्राफ शुरू करें और रीडिंग करना. कि देन रीड द सेंटेंसेस इन व्हिच ईच वर्ड अपीयर्स टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट. फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा ये पैराग्राफ ये कवर करता है, इसमें ये आइडिया प्रेजेंट है. जब आप मीनिंग लिखते हो तो वहां उस टाइम आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ मीनिंग पे होती है, आइडिया पर नहीं होता. जब आप मीनिंग लिख लो फिर दोबारा रीड करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन आइडिया पर होगी, मीनिंग्स पर नहीं. एग्जामाइन ईच डायग्राम, चार्ट, टेबल और अदर विजुअल एड. चार्ट को, टेबल्स को, डायग्राम्स को आपने गौर से पढ़ना है. सही है. अंडरलाइन द मेन आइडिया एंड की डिटेल्स और एग्जांपल्स. जो मेन आइडिया होता है उसको आप अंडरलाइन करें या एग्जांपल्स को आप अंडरलाइन करें. मेकिंग नोट्स, रीडिंग करते वक्त मेकिंग नोट्स, अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग स्टडी गाइड्स आर एसेंशियल फॉर रीडिंग. स्टडी गाइड्स बुक्स के साइड्स पे छोटे छोटे नोट्स बनाना, हाईलाइटिंग करना, अंडरलाइनिंग करना, ये सब रीडिंग एक्टिव रीडिंग की स्ट्रेटजीज हैं. इसका रिजल्ट क्या होगा जब आप एक्टिव रीडिंग करोगे? इसी तरह अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग, नोट्स कंस्ट्रक्शन, एज अ रिजल्ट यू विल डिटरमाइन द मेन आइडिया ऑफ द सेक्शन. आपको मेन आइडिया मिल जाएगी. समराइज दिस आइडिया इन अ मार्जिनल नोट दैट विल एड यू रिकॉल व्हेन यू रिवीव. जब आपको अपने वर्ड्स में उसकी मेन आइडिया बुक की एक साइड पर लिख लें तो आपको मिल जाएगी कि मैंने इसकी मेन आइडिया ये थी इस टॉपिक की. गॉट इट द पॉइंट? अच्छा, फिर इसके बाद है रीडिंग एक्टिवली के बाद द थर्ड आर स्टैंड फॉर रिसाइट. राइट और रीडिंग में फर्क क्या है? रिसाइट टू फोकस एंड लर्न, और रिसाइटेशन क्या है? मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. रिसाइट इज टू री रीड. आपने पढ़ लिया एक बार, सही है. रिसाइटेशन इज टू री रीड अलाउड, तेज पढ़ना है और स्लाइटली शॉर्ट नोट्स, सारा नहीं, शॉर्ट नोट्स पढ़ना जो आपने बनाए हैं. हाईलाइटेड, बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड्स पे सिर्फ फोकस करना है. रिसाइटेशन में आपने शॉर्ट नोट्स, हाईलाइटेड, बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड्स पे फोकस करना होगा. कैसे? हाउ? टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करो. व्हाट यू हैव लर्न इनटू योर ओन वर्ड्स. और आपने जो सीखा है उसको आप अपनी वर्ड्स में लिखो. व्हाइल रिसाइटेशन, जो आपने सीखा है उसको अपनी वर्ड्स में लिखो. इसके फायदा क्या होगा? हेल्प्स यू टू पुट द इंफॉर्मेशन इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से कन्वर्ट होकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए. क्वेजिंग ईच अदर इज आल्सो कॉल्ड रिसाइटेशन. अच्छा, एक रिसाइटेशन ऐसा भी हो सकता है, अक्सर आप अगर सब नहीं तो आप में से तकरीबन आधे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ग्रुप स्टडी करते हैं. ग्रुप स्टडी में फिर एक दूसरे पे क्वेश्चन करें, एक दूसरे से क्वेश्चंस करें, ये रिसाइटेशन है. Recitation gives you a chance to remedy and lapse of memory or misunderstanding. Recitation के दौरान आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये पॉइंट मुझसे रह गया, ये पॉइंट मेरे से रह गया, तो आपने वो पॉइंट कवर करना होगा. जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उस मिस्टेक्स को आप खत्म करोगे. Recitation converts your record into your working and long term memory. Recitation से आप क्या होगा? वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी. अच्छा, लास्ट आर रिव्यू. रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू, नेक्स्ट स्लाइड मैडम प्लीज. रिव्यू इज द रिवीजन विद इन 24 आवर्स. अच्छा, हम ऐसा करते हैं जब कोई टॉपिक कवर कर लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हो ये तो बहुत ही मैंने तो याद कर लिया है, विद इन 10 मिनट्स मैंने याद कर लिया ऐसे. फिर जब एग्जाम की रात हम दोबारा बुक को उठाते हैं तो हम कहते हैं ओह ये तो मैं फिर भूल गया हूँ. तो फिर दोबारा से आप ऐसा ही पढ़ते हो जैसे आप पहली बार ही पढ़ रहे हो. वाई? क्यों? आपने इतना वो फोकस किया था और फिर भी आप भूल गए. एग्जाम की रात दोबारा स्टार्ट से स्टडी करनी होगी आपने. वो इसलिए कि आप रिव्यू नहीं करते, हम रिव्यू नहीं करते. रिव्यू इज द रिवीजन विद इन 24 आवर्स. आपने किताब उठा लिया, स्टडी कर लिया आपने, तो विद इन 24 आवर्स आपने दोबारा उस टॉपिक को एक बार रीड देना होगा. यू हैव टू रीड वंस अगेन. कैसे? रिव्यू बहुत आसान है. सर्वे जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ द चैप्टर और सेक्शंस. आप ऐसा समझिए कि दोबारा मुझे सर्वे करना होगा उस टॉपिक का. रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड.
जो क्वेश्चंस आपने बनाए थे, जो क्वेश्चंस आपके जहन में थे, वो आप अपने आप से पूछ लें और उसकी आंसर करें। सही है? रीड द टेक्स्ट टू सी व्हाट यू हैव रिमेंबर्ड। और जो नोट्स आपने बनाए उसे रीड करें और फिर सोचिए क्या क्या याद है आपको। जो आपको याद होगा स्किप करके उन पे आप फोकस करोगे जो आपको याद नहीं है। कंप्लीट योर रिव्यू बाय ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। रिव्यू के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है एमसीक्यूज को सॉल्व करना, जो किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर के एंड में होते हैं। एमसीक्यू अगर नहीं है तो खुद ही एमसीक्यूज बना लो और उसे सॉल्व कर लो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ द रिव्यू। ओके, आई विल शेयर द स्लाइड्स विद यू एज वेल। फिर रिव्यू में कंप्लीट योर रिव्यू बाय ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। फिर इसके बाद है गो ओवर नोट्स इन द मार्जिन्स एंड सी इफ दे स्टिल मेक सेंस टू यू। और फिर आप सोच लो कि जो मैंने नोट्स बनाए थे क्या वो सेंस करते हैं, क्या उसकी मुझे समझ आती है कि नहीं। अपनी नोट्स को फॉलो करें, अपनी नोट्स को दोबारा रीड कर लें, इंशाल्लाह आपको जरूर आएगा। व्हेन और कब करना है रिव्यू, कब करना होता है सर्वे दोबारा। डू रिव्यू वंस बिटवीन योर फर्स्ट रीडिंग, आप फर्स्ट रीडिंग करते हो एंड द लास्ट प्री टेस्ट रिव्यू। सही है? हम ऐसा करते हैं अक्सर कि बस किताब पर जो टॉपिक हम कवर करते हैं बस बंद कर लेते हैं किताब को और फिर एग्जाम की रातें को होते हैं। ऐसा नहीं, आपने पढ़ लिया और फिर एग्जाम के लिए तैयारी करने से पहले आपने एक बार फिर उसे रीड देना होगा। पढ़ने के बाद और एग्जाम से पहले इसके दरमियान आपने एक बार रीड देना होगा। दिस इज कॉल्ड रिव्यू। सो दिस वाज द फार्मूला SQ3R: सर्वे, क्वेश्चनिंग एंड रीडिंग, रिसाइटिंग एंड एट द एंड रिव्यू। आप इसे फॉलो करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा। आप उसे डिटेल के साथ सीखें, फॉलो करें, इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट रियली अमेजिंग, रियली रियली अमेजिंग। मैं खुद जब हाईलाइटिंग करता हूँ स्टडी के दौरान, जब मैं खुद हाईलाइटिंग करता हूँ तो फिर जब मैं एग्जाम के लिए स्टडी कर लेता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आई ओनली फोकस ऑन हाईलाइटेड वर्ड्स, आई ओनली फोकस ऑन हाईलाइटेड वर्ड्स और किसी पे भी नहीं। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, वो था मीड्यूलिंग। मीड्यूलिंग एक बहुत 2009 में एक टॉपिक डेवलप हुआ था, मीड्यूलिंग। तो जब टीचर ने वो हमें हैंड ओवर किया कि जैसे हमें दिया और कहा दिस टॉपिक विद इन 5 मिनट्स, लगे रहे कि आप वो सारा रीड करते रहे। मुझे तो इसको फार्मूला मुझे आती थी, तो मैंने डायरेक्ट उसमें जितने भी बोल्ड लेटर्स थे और जितने भी हाईलाइटेड थे टेक्स्ट थे उस सब पे मैंने फोकस किया और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटेड वेरी वेल। सो दिस इज द टेक्निक यू हैव टू फॉलो। अब अगर आप इसे फॉलो इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद यू विल एंजॉय द स्टडी। फिर आप लोग आपको कहेंगे कि बस ये किताब बंद करके चलेगा फिर लगाते हैं, आप कहेंगे नो नेवर, आई हैव टू एंजॉय माय स्टडी। आप स्टडी को एंजॉय करोगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज। Here Aksa Hamid, sorry I want to make my own notes and get bored while reading other notes। यही तो मैंने बताया ना SQ3R में, रीडिंग एक्टिवली एंड रिसाइटेशन के दौरान यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अपने नोट्स आपने बनाने हो। अगर आप अपनी नोट्स पे फोकस नहीं करोगे देन यू वोंट लर्न। एनी क्वेश्चन प्लीज? कहते हैं कि महानूर सरदार कि सर इटैलिक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कौन सी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होती है? इटैलिक्स एक प्रिंट राइटिंग होती है। किताबों में हमेशा हमें प्रिंट सीधा बिल्कुल मिलता है, सीधा राइटिंग। सही है? और एक इटैलिक्स वो होती है जो तकरीबन 75 डिग्री एंगल में होती है और बोल्ड मोटे होते हैं, वो होते हैं बोल्ड वर्ड्स। मैंने जो स्लाइड शेयर की है ना वहां पर आपको मिल जाएगा, मैं जहां पर मैंने लिखा है कि इटैलिक वर्ड सेंटेंस, वहां पर मैंने सेंटेंस को इटैलिक किया हुआ है। Exactly. हिना नकवी कहती है कि not read others, you should read your own notebooks, your own books, then make your notes with your own books and your thoughts। यही तो SQ3R की मैन गोल है, you have to make your own। हम बाजार से जाके एक गाइड ले ले, खरीद लेते हैं और फिर उस वही हम क्राइम का रटा कर लेते हैं, फिर इसके हमको समझ नहीं आती। जी जी जो भी कर। If anyone who have regular exam papers, so how they have to concentrate on study and solve good papers। तो यही तो होता है कि हम पहले से स्टडी नहीं करते, हम एग्जाम की रात ही बैठ जाते हैं। आसान टेक्निक ये है, मैं और भी आपको आसान कर देता हूँ। पहली SQ3R का पहला है सर्वे। सही है? जब वो आपको टीचर पढ़ाता है वो सर्वे तो आपने वहां पर कर लिया, फिर आप रीडिंग कर ले, हाईलाइटिंग अपनी नोट्स करें, रिसाइट और फिर रिव्यू कर ले। फिर एग्जाम की रात भी आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फनी ओके। और जो लोग अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैंने मेरे साथ काफी बार ऐसे हुआ है कि मैंने
पहले बहुत ज्यादा याद करता रहता हूँ और याद भी करता हूँ अच्छे से रिटेस्ट याद। एग्जाम के जब करीब आता है बंदा तो हर चीज को दोबारा याद करना पड़ता है। इसका क्या मेन है? तो मुझे यही नहीं तो समझ रीजन है ना, यही तो रीजन है कि हम ऐसा कर लेते हैं। इवन एफएससी तक मैं भी ऐसा ही करता था कि टेस्ट के लिए हमें स्कूल में जो टेस्ट मिलता है हम वो याद करते थे, या खुद घर में जब अपनी सेल्फ स्टडी करते थे तो हम टॉपिक को याद करते हैं, फिर किताब बंद करके हम एग्जाम की रात वो वही टॉपिक हम एग्जाम की रात उठाते हैं, वही टॉपिक। ऐसा नहीं करना। रिव्यू में है अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस पियर रोबिन्सन, जो आपने पढ़ा, जो आपने याद किया आज, तो एग्जाम से पहले आपने एक बार उसे रीड देना होगा, फिर एग्जाम की रात आप दोबारा उसे पढ़ोगे तो इंशाल्लाह यू विल लर्न। एग्जाम के बीच, एग्जाम के लिए जब आप स्टडी करोगे और जब आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो उसके बीच आपने उसे एक बार जरूर रीड देना होगी। ओके सर जी, आपसे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू। एंड नॉवेल्स में कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें? दे आर स्टोरीज। नॉवेल्स को स्टोरीज हैं और उसमें तो इंसान के माइंड में ये होना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो खुद ही इंटरेस्ट पैदा होता है। ओके, ज़हरा इसहाक, हाउ टू गेट मोटिवेटेड ऑल द टाइम। सर एक और पूछना है, जी। जो बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं मसलन मैकेनिक्स हो गया या इस तरह के, उनको किस तरह डील करना चाहिए? बोरिंग सब्जेक्ट्स को किस तरह डील करें? यस कोई भी सर, उन्हें कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग है, हम ही बोरिंग बनाते हैं उसे। मैथमेटिक्स बोरिंग है कि नहीं? मैं वो तो बताऊं, उसमें तो बहुत मेरा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैकेनिक्स जो है वो मुझे बहुत बोरिंग लगती है, इसलिए आपसे पूछा था। जी, मैंने कहा मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो मैकेनिक्स है ना वो बहुत बोरिंग लगती है, अच्छा इसलिए आपसे पूछा है कि उसका कोई आपके पास अच्छा। अगर सोल्यूशन है तो वो बता दें। आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, मैकेनिक्स बोरिंग लगती है, सही है। बाकी सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथमेटिक्स सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। वो मौत को तस्लीम करते हैं लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं। हुआ है बिकॉज वो पढ़ना ही नहीं चाहते उस सब्जेक्ट को, ऐसे मतलब दिल से, उसका दिल उस तरफ नहीं जा रहा। तो ऐसा करना होगा। उस जब इंसान को समझ नहीं आती किसी टॉपिक की तो तभी वो टॉपिक बोरिंग हो जाता है, वो सब्जेक्ट बोरिंग हो जाती है। तो बोरिंग को खत्म करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब आप उसे जब समझ आती है ना आपको, तभी वो इंटरेस्टिंग होती है। ग्रामर वॉज द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी टिल क्लास 9 तक ये बहुत बोरिंग था मेरे लिए। क्लास 9 में मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ एक टीचर की वजह से, और देन नाउ आई लिव विद ग्रामर इज माय डिनर, माय लंच, माय एवरीथिंग। ओके सर जी। असल में एक ये भी प्रिस्क्रिप्शन होती है कि अगर कुछ टीचर आपके टफ सब्जेक्ट को भी आसान बना देते हैं और कुछ टीचर आपके आसान सब्जेक्ट को भी टफ बना देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो यही होता है ना कि टीचर्स पास टीचिंग सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, टीचिंग सिखाने का नाम है। और टीचिंग के लिए सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं होती। यू हैव, अगर आपके पास नॉलेज है तो यू आर अ ग्रेट टीचर। टीचिंग के लिए स्किल चाहिए। यू हैव एक्सपीरियंस के व्हाट आई हैव टू डिलीवर एंड व्हेन आई हैव टू डिलीवर एंड टू whom I have to deliver. दिस इज कॉल्ड टीचिंग। किसको मैंने पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। हाउ टू मेक स्केड्यूल टू स्टडी। आप अपने टाइम टेबल को देख लें, उसी तरह आप साथ जो भी टाइम आप स्टडी के लिए, फ्री टाइम नहीं इंसान के लिए, इंसान कोई किसी भी चीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, सही है। टाइम देना पड़ता है, तो हम टाइम उसी चीज को देते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टडी के लिए वी हैव टू टेक आउट द टाइम निकालना पड़ेगा। नसीर, हम हाउ टू गेट मोटिवेटेड ऑल द टाइम, काइंडली आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं आपको इनबॉक्स में बहुत डिटेल के साथ समझा दूंगा हाउ टू गेट मोटिवेटेड ऑल द टाइम। काइंडली टेल अस हाउ टू गेट मोटिवेटेड इन फॉलोइंग आवर टाइम टेबल और स्टडी प्लान। आपके जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो आपका कंफर्ट जोन है, उससे निकलकर आपका जो प्लान है उस पर आप फोकस करें, देन यू विल बी मोटिवेटेड। आप आपका जो गोल है उसका जो रिजल्ट क्या, उस गोल की रिजल्ट पे आप फोकस करें कि अगर मैं ये करूंगा तो उसका रिजल्ट मुझे ये मिलेगा, और ये जो मैं कर रहा हूँ उसका इसका रिजल्ट ये है, देन यू विल बी मोटिवेटेड। अगर उस गोल का रिजल्ट बहुत वो शानदार है, देन यू विल बी ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड। अच्छा, ये तो मैं आरजी मोटिवेशन के लिए, आरजी कंफर्ट जोन के लिए मैं उस परमानेंट को मैं बर्बाद कर रहा हूँ। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। है ना, क्यों कह रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन कर नहीं सकते या फ्रेंड्स से, देन यू हैव सर्च कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि अ पर्सन who asks questions remains fools for a minute, and a person who doesn't ask questions remains fools forever. अब आपकी मर्जी। If you want to be a fool forever, then do not ask questions, and if you want to be fool for a minute,
and to be wise for all the time, then you have to ask questions. और एक बार और, हम यही अक्सर इसी चीज से डरते हैं कि लोग मुझ पे हंसेंगे, तो जो लोगों पे हंसता है फिर वो पंसता है. Sir, my question is how to manage a whole day including study etc activities and all aspects. फिर आपको मेरे साथ में टाइम टेबल शेयर करनी होगी कि मतलब एक्टिविटीज क्या होती है. Then we will go with the solution.